नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे 15 नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में आई हुई वोकैब के बारे में। तो आज का हमारा पहला वर्ड है एस्ट्यूट, जिसका मतलब होता है क्लेवर, शार्प या फिर स्मार्ट, चतुर या फिर सूझबूझ वाला। ये एक एडजेक्टिव होता है। आइए इसका मीनिंग विस्तार से समझते हैं। ऐसा व्यक्ति जो जल्दी समझ जाए, स्थिति को बुद्धिमानी से पकड़े और सही निर्णय ले। यह शब्द उन लोगों या निर्णयों के लिए होता है जो तर्कसंगत सोच दिखाते हैं, जैसे व्यापार, राजनीति या रणनीति में। तो इस वर्ड का यूज़ हम उन लोगों या फिर निर्णयों के लिए करते हैं जो कि व्यापार, राजनीति या रणनीति में एक तर्कसंगत सोच को दिखाते हैं। यानी कि व्यापार, राजनीति या रणनीति में एक कोई डिसीजन लिया गया है और वो डिसीजन कैसा है, क्लेवर है, शार्प है या स्मार्ट है, तो उसके लिए यूज़ करेंगे एस्ट्यूट। सेंटेंस से समझेंगे। उसने एक चतुर निर्णय लिया जिसने कंपनी को नुकसान से बचा लिया। यानी कि उसके डिसीजन ने कंपनी को नुकसान से बचा लिया। तो उसको कैसे बोलेंगे? शी मेड एन एस्ट्यूट डिसीजन दैट सेव्ड द कंपनी फ्रॉम लॉस। तो उसका डिसीजन कैसा था? बहुत ही चतुर था या स्मार्ट था, जिसकी वजह से कंपनी नुकसान खाने से बच गई। तो यहाँ पर एस्ट्यूट यूज़ करेंगे। सिनोनिम्स हो जाएंगे शार्प या श्रूड, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे फुलिश या स्लो। अगला वर्ड है मेटिकुलस, जो एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली केयरफुल, बहुत सावधान, बारीकियों पर ध्यान देने वाला। इसका मतलब हुआ जो हर छोटी से छोटी बात पर पूरा ध्यान रखकर काम करे। यह शब्द उन कार्य लोगों के लिए प्रयोग होता है जहां विवरण और नाप तोल महत्वपूर्ण हो, जैसे लेखन, डिज़ाइन, स्टूडियो वर्क या वैज्ञानिक अनुसंधान, मतलब साइंटिफिक रिसर्च। तो हम इस वर्ड का ज़्यादातर कहाँ यूज़ करते हैं? लेखन में, डिज़ाइन में या स्टूडियो वर्क में, जहाँ पर किसी चीज़ का विवरण या नाप तोल महत्वपूर्ण हो। सेंटेंस से समझेंगे। वह अपने काम में बहुत सावधान है और हर बात पूरी तरह सही करता है। इसको कैसे बोलेंगे? ही इज़ मेटिकुलस इन हिज वर्क एंश्योरिंग एवरी डिटेल इज़ परफेक्ट। तो अपने काम में क्या है? सावधानी बरतता है, तो वो क्या है? मेटिकुलस है, यानी कि अपने काम को बड़ी ही ध्यान से करता है। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे डिटेल्ड या थोरो, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे केयरलेस या हेस्टी। अगला वर्ड है डोल स्कीम, जो एक नाउन होती है जिसका मतलब होता है गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट, सरकारी आर्थिक सहायता योजना। यानी ऐसी योजना जिसमें सरकार बेरोजगार या ज़रूरतमंद लोगों को आर्थिक मदद देती है। यह शब्द नीतिगत सामाजिक सहायता संदर्भों में प्रयोग होता है, जैसे बेरोजगारी भत्ता, राहत पैकेज या कल्याण योजनाओं की चर्चा में। तो ज़्यादातर जो डोल स्कीम है वो यूज़ होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में। ऐसी पॉलिसी जो कि लोगों को क्या देती है? एक राहत पैकेज देती है या फिर कोई भत्ता देती है, जैसे बेरोजगारी भत्ता हो गया। इसको हम खैरात भी बोल सकते हैं, ठीक है? खैरात यानी कि फ्री में, यानी कि किसी स्कीम के अंडर कोई चीज़ फ्री में दी जा रही है या खैरात में दी जा रही है, तो ऐसी स्कीम को क्या बोलेंगे हम? वो कैसी स्कीम है? वो डोल स्कीम है। सेंटेंस से समझेंगे। कई बेरोजगार मजदूर केवल डोल स्कीम की वजह से ही गुजारा कर पाए। मैनी अनएम्प्लॉयड वर्कर्स सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ द डोल स्कीम। तो डोल स्कीम कैसी थी कि उनको बेरोजगारी भत्ता दिया गया, जिसकी वजह से उनका गुजारा हो पाया। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे वेलफेयर प्लान, एड स्कीम, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे पेनल्टी सिस्टम। अगला वर्ड है फुलक्रम, जो एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है सेंट्रल सपोर्ट पॉइंट, केंद्रीय आधार, सहारा बिंदु। मतलब वह मुख्य बिंदु जिस पर कोई व्यवस्था या विचार टिका हो। लीवर का आधार बिंदु। लीवर यहाँ पर एक मैकेनिकल डिवाइस के बारे में जो मैं आपको समझाऊंगा आगे। लीवर और मेटाफोरिक दोनों रूपों में प्रयोग होता है, जैसे नीति, योजना या किसी विचार का मुख्य आधार बताने में। तो ज़्यादातर इस वर्ड का कहाँ पर यूज़ होता है? किसी नीति, योजना या किसी विचार का मुख्य आधार बताने में इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। वैसे फुलक्रम का मतलब क्या होता है? लीवर का सपोर्टिव पॉइंट। कैसे? जैसे मान लीजिए लीवर एक मैकेनिकल डिवाइस होती है इस तरीके से, ठीक है? तो ये एक लीवर का काम कर रहा है यहाँ पर। मान लो ये वज़न उठाना है, ठीक है? तो इसको लीवर की मदद से हम उठा सकते हैं। तो इस मैकेनिकल डिवाइस में क्या होता है? यहाँ पर एक पॉइंट होता है जिसके ऊपर ये टिका रहता है सारा का सारा, और उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से नीचे फोर्स अप्लाई की जाती है, जिसकी वजह से ये ऊपर जाता है जहाँ पर लोड ज़्यादा होता है। तो इसको बोलते हैं लीवर। और ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये टिका हुआ है, इसको बोलते हैं फुलक्रम। अब ये जो फुलक्रम है ये मैकेनिकल डिवाइस का हो गया, लेकिन इस फुलक्रम वर्ड का यूज़ ज़्यादातर कहाँ किया जाता है?
जिस पर कोई व्यवस्था या विचार टिका हो। तो यहाँ पर ये लीवर टिका हुआ है यहाँ पर इस पर, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं वह मुख्य बिंदु जिस पर कोई व्यवस्था या फिर विचार टिका हो, जैसे कोई नीति योजना या किसी विचार का मुख्य आधार। सेंटेंस से समझते हैं, शिक्षा किसी राष्ट्र की प्रगति का मुख्य आधार होती है। इसको कैसे बोलेंगे, एजुकेशन इज द फुलक्रम ऑफ ए नेशंस प्रोग्रेस। तो फुलक्रम यहाँ क्या है, किसी राष्ट्र की प्रगति का मुख्य आधार। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे पिवट या फाउंडेशन, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे वीक पॉइंट। अगला वर्ड है कोहिजन, जो एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है यूनिटी या टुगेदरनेस, एकता या जुड़ाव। मतलब लोगों या तत्वों का मजबूती से जुड़े रहना। समूह, टीम और समाज संबंधी प्रसंगों में प्रयोग होता है, जैसे टीम वर्क, सामाजिक एकता या सामुदायिक स्थिति पर चर्चा। तो इस वर्ड का कहाँ पर यूज़ होता है, जब हमें यूनिटी या टुगेदरनेस दिखानी हो। कहाँ पर, टीम वर्क में, या फिर सामाजिक एकता में, या फिर सामुदायिक स्थिरता को दिखाना हो, तो हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। आइए सेंटेंस से समझते हैं, टीम की एकता ने उन्हें चैंपियनशिप जिताई। तो इसको कैसे बोलेंगे, टीम कोहेजन हेल्प देम विन द चैंपियनशिप। तो जो कोहेजन है, इसका मतलब यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, उनकी एकता। तो सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे यूनिटी या बॉन्डिंग, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे डिवीजन या सेपरेशन। अगला वर्ड है स्प्लिंटर, जो एक वर्ब या नाउन होता है जिसका मतलब होता है ब्रेक इनटू स्मॉल शार्प पीसेस, टुकड़े टुकड़े होना, या किसी को टुकड़े टुकड़े कर देना, या फिर धारदार छोटा टुकड़ा। इसका मतलब हुआ किसी चीज़ का छोटे नुकीले टुकड़ों में टूट जाना या अलग हो जाना। राजनीतिक रूप से अलग होना, मतलब भौतिक टूट फूट या संगठनों या पार्टियों के टूटने के लिए आता है या यूज़ किया जाता है, जैसे लकड़ी का टूटना या राजनीतिक दल का अलग अलग तत्व बन जाना। तो इसका मतलब हुआ जो स्प्लिंटर वर्ड है ये एक वर्ब भी है और एक क्या है, नाउन भी है। अगर ये नाउन है तो इसका मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े, और अगर ये वर्ब है तो इसका मतलब है कि किसी चीज़ का छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, चाहे वो लकड़ी हो या फिर कोई राजनीतिक दल या संगठन हो। देखिए, अगर कोई राजनीतिक दल, ठीक है, वो टूट जाता है, जिसके बहुत सारे टुकड़े बन जाते हैं, तो वो क्या हो गया, वो स्प्लिंटर हो गया। तो एक क्या किसका काम कर रहा है, वो वर्ब का काम कर रहा है। और किसी भी कोई भी चीज़ है, जैसे लकड़ी है या फिर कोई बर्तन है, ठीक है, अगर वो टूट गया और उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए, तो उन टुकड़ों को भी हम क्या बोल सकते हैं, स्प्लिंटर बोल सकते हैं। तो स्प्लिंटर जो है वो एक वर्ब भी है और एक नाउन भी है। सेंटेंस से समझेंगे, जैसे ही वह बैठा लकड़ी की कुर्सी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई। तो इसको कैसे बोलेंगे, द वुडन चेयर स्प्लिंटर्ड व्हेन ही सेट ऑन इट। तो यहाँ पर ये वर्ब का सेंस दे रहा है, स्प्लिंटर्ड। तो जो कुर्सी थी लकड़ी की वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे शैटर या फ्रैगमेंट, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे यूनाइट या कंबाइन। अगला वर्ड है हेजेमनी, जो एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है डोमिनेंस और लीडरशिप, प्रभुत्व या वर्चस्व। एक देश, समूह या व्यक्ति का दूसरों पर राजनीतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक प्रभुत्व। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, आर्थिक नियंत्रण या सांस्कृतिक प्रभाव के संदर्भ में प्रयोग होता है, जैसे किसी क्षेत्र में किसी देश का प्रभुत्व। तो ये वर्ड कब यूज़ होता है, जब कोई देश, समूह या व्यक्ति दूसरों पर राजनीतिक या सामाजिक या सांस्कृतिक प्रभुत्व दिखाता है, जो डोमिनेंस दिखाता है। अगर कोई देश किसी दूसरे देश के ऊपर अपना प्रभुत्व दिखाता है तो उस प्रभुत्व को क्या कहते हैं, हेजिमनी। सेंटेंस से समझेंगे, देश ने दशकों तक वैश्विक व्यापार पर अपना वर्चस्व बनाए रखा। द कंट्री मेंटेन्ड इट्स हेजेमनी इन ग्लोबल ट्रेड फॉर डिकेड्स। तो यानी कि जो ग्लोबल ट्रेड था या वैश्विक व्यापार था, उसके ऊपर किसका वर्चस्व था, उस कंट्री का था, ठीक है। तो ये जो वर्चस्व है कहाँ पर, ग्लोबल ट्रेड के ऊपर, तो उस वर्चस्व के लिए यूज़ होगा हेजिमनी। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे डोमिनेंस या कंट्रोल, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे सबऑर्डिनेशन। अगला वर्ड है फिलिबस्टर, जो एक नाउन या वर्ब होता है जिसका मतलब होता है डिले लेजिस्लेशन बाय लॉन्ग स्पीच, बहस को खींचकर कानून रोकने की रणनीति। मतलब संसद में लंबी लंबी भाषणबाजी करके किसी कानून के पास होने में देरी करना, संसदीय विधायी प्रक्रिया में विरोध जताने या समय खींचने की रणनीति बताने के लिए प्रयोग होता है। तो ये जो वर्ड है फिलिबस्टर, इसका यूज़ कब होता है, जब किसी कानून को रोकने के लिए लंबी लंबी फालतू की भाषणबाजी की जाती है ताकि वो कानून रुक जाए। तो इस तरह की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं फिलिबस्टर। सेंटेंस से समझते हैं, सांसद ने बिल रोकने के लिए लंबी भाषणबाजी का सहारा लिया।
तो इसको कैसे बोलेंगे, द सीनेटर यूज्ड ए फिलिबस्टर टू ब्लॉक द बिल। तो यहाँ पर भाषणबाजी के लिए आया है, लंबी भाषणबाजी के लिए आया है फिलिबस्टर। और ये जो सीनेटर है ये आया है सांसद के लिए। तो जो यूएससी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वहाँ पर सांसद को हम सीनेटर कहते हैं। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे डिले, टैक्टिक या ऑब्स्ट्रक्शन, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे सपोर्ट या स्पीड अप। अगला वर्ड है हैम हैंडेड, जो एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है क्लमजी या अनस्किलफुल, अनाड़ी या बेढंगा। मतलब ऐसा व्यक्ति जो काम बहुत लापरवाही या बेढंगे तरीके से करे। काम करने के लिए अयोग्य तरीके का वर्णन करने के लिए प्रयोग होता है, जैसे तकनीकी काम, हस्तशिल्प या सार्वजनिक अभिनय में। तो यानी कि हैम हैंडेड का क्या मतलब हुआ कि अगर कोई बेढंगे तरीके से काम करता है, चाहे वो काम कोई तकनीक से जुड़ा हो, हस्तशिल्प से जुड़ा हो, आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़ा हो, या फिर सार्वजनिक अभिनय से जुड़ा हो, तो इस तरह के बेढंगे काम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हैम हैंडेड। सेंटेंस से समझेंगे, कंप्यूटर ठीक करने की उसकी अनाड़ी कोशिश ने हालात और ख़राब कर दी। हिज हैम हैंडेड अटेम्प्ट टू फिक्स द कंप्यूटर मेड इट वर्स। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर को ठीक करने का काम था वो कैसा किया, एकदम अनाड़ी तरीके से किया गया या बेढंगे तरीके से किया गया, तो उसके लिए आया है हैम हैंडेड। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे क्लमसी या ऑकवर्ड, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे स्किलफुल या ग्रेसफुल। अगला वर्ड है आयल, जो एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है पैसेज बिटवीन रोज। तो यहाँ पर ये जो एस है ये साइलेंट होता है, इसको बोलते हैं आयल, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी। इसका मतलब हुआ सीटों, शेल्फों या पंक्तियों के बीच का रास्ता। चर्च, शादी, उड़ान या सुपरमार्केट या थिएटर जैसी जगह पर बीच का मार्ग या पाथ बताने के लिए प्रयोग होता है। तो ये जो आइल है ये क्या है, अगर हम किसी भी फंक्शन में या फिर थिएटर में, जैसे कुर्सियाँ लगी रहती हैं, ठीक है, ये ऐसे कुर्सियाँ लगी हुई हैं और ये दूसरी रो है, तो इनके बीच का जो ये वाला रास्ता है इसको बोलते हैं आयल। सेंटेंस से समझेंगे, वह शादी समारोह में गलियारे से नीचे चली। तो शी वॉक डाउन द आयल ड्यूरिंग द वेडिंग सेरेमनी। तो यहाँ पर आयल का मतलब हो रहा है एक गलियारा जो कि किसी समारोह में कुर्सियों के बीच में है। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे पैसेज या कॉरिडोर, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे ब्लॉक्ड स्पेस। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।